चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट देते रहें। अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे सवाल देखे होंगे क्लास 11th में, क्लास 12th में, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपकी एंथैल्पी की कैलकुलेशन की जाती है। एंथैल्पी को घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, और ये एंथैल्पी आपकी अक्सर कैलकुलेट की जाती है। कई बार ये नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, और हमें पता नहीं चलता कि ये किस स्टेप से कैसे सॉल्व हो गई, या इस स्टेप को सॉल्व करने का तरीका कौन सा होता है, या किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको थोड़ी कंफ्यूज करती हैं, या अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप एकदम सही वीडियो पे हैं। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ये हमारी एंथैल्पी कैलकुलेशन है किन रूल्स को फॉलो करती है, किन रूल को रेगुलेट कर, कौन से रूल इसे रेगुलेट करते हैं, और किस बेस पे ये कैलकुलेट की जा सकती है। तो चलिए अब और देर न करते हुए आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। सो हेलो गाइस, मैं संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। वो लॉ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने वाले एनर्जी चेंज को गवर्न करते हैं। वो लॉ जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन में एनर्जीज चलती हैं, या वो लॉ जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोई प्रोडक्ट बनेगा, उसमें एनर्जी रिलीज होगी, या किस प्रोडक्ट के बनने में एनर्जी कंज्यूम होगी। बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री हमारा एक ऐसा वर्ड है जो आपकी केमिकल रिएक्शंस में होने वाले थर्मल चेंजेस के बारे में बात करता है, जो बात करता है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इस केमिकल रिएक्शन में जो आपका फाइनली रिएक्शन इधर से उधर जाएंगे या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, एनर्जी किधर जाएगी, क्या हीट रिलीज होगी या हीट गेन होगी, इज इट इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और सिंपली यू कैन से दैट हाउ कैन वी डिटरमाइन व्हाट इज द नेचर ऑफ अ रिएक्शन एंड व्हाट विल बी द हीट कंजम्पशन और हीट रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सो गाइस, इस हीट कंजम्पशन को रिलेट करने वाले दो लॉज हमारे पास आते हैं। पहला उसका नाम है हमारा लेवाशियर एंड लाप्लास लॉ। देन लेवाशियर और लाप्लास लॉ आपको ये कहता है कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन द हीट ऑफ reaction, or you can say that the enthalpy of reaction is exactly equal but opposite in sign for that of reversible reaction. एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं बात करूं कि मैं अमोनिया बना रहा हूं और अमोनिया बनाते टाइम मेरी एनर्जी रिलीज हो गई 20 किलो जूल, और अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स में कर दूं, मैं अमोनिया को तोड़ रहा हूं, डिग्रेड कर रहा हूं, और डिग्रेडेशन के टाइम पे जो अमोनिया की हीट जो आएगी वो -20 किलो जूल एनर्जी की आ जाएगी। दैट सिंपली से इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं खाना बना रहा था, रोटी बनाने में टाइम मेरी 2 जूल की एनर्जी लग गई, तो ये जो अगर मैं रोटी को डिग्रेडेट करके फिर से वही मटेरियल बनाता हूं, तो फिर से मेरी 2 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितनी एनर्जी लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उतनी एनर्जी लगेगी। लेकिन कंडीशन क्या है, आपका सिग्नेचर चेंज हो जाता है, पॉजिटिव का माइनस, इंडोथर्मिक का एक्सोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का इंडोथर्मिक हो जाता है। देन ये तो था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या बात करता है, या किस बारे में बात करने वाला आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री कहता है, सबसे पहले तो इसका नाम है हैस लॉ। और जो हमारा हैस लॉ बात करने वाला है, हैस लॉ हमारा बात करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, द चेंज इन द एंथैल्पी डजंट डिपेंड अपॉन योर पाथ। ये किसी रास्ते पे डिपेंड नहीं करती कि आपने रिएक्शन को किस तरीके से ब्रॉट अबाउट किया गया है, आप किस तरीके से चलें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज जस्ट अ स्टेट फंक्शन। ये बात करता है आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे बेसिक डिफरेंस पे। ये बात करता है आपका कि आपने प्रोडक्ट क्या बनाया, उस चीज पे डिपेंड करता है। दैट अगर मैं इसे सिंपल मैनर में बताना चाहूं, देन एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज द इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट किस पे होता है कि द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर बाय विच इट ब्रॉट अबाउट। किस तरीके से आपने चेंज किया किसी भी रिएक्शन में। आपके पास 2 पाथ हैं, आप दोनों पाथों से अलग अलग तरीके से आप रिएक्शन को कर सकते हैं, लेकिन फाइनल जो आपका एंथैल्पी चेंज आएगा वो दोनों का सेम आएगा। दैट मीन्स ये चीज़ कभी भी डिपेंड नहीं करती कि आपने रिएक्शन को किस रास्ते से किया है, डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट क्या बनाया। अगर प्रोडक्ट दोनों का सेम है, रिएक्टेंट दोनों के सेम है, तो टोटल चेंज इन एंथैल्पी आपका सेम होने वाला है। अब हम बेसिकली बात करेंगे कि ये जो हमारे 2 रूल्स हैं, 2 लॉज हैं, ये दोनों लॉ हमने किस बेस पर यूज़ करने हैं, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन में ये यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ले लेते हैं कि ये कैसे अप्लाई किया जाएगा।
तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब आपके पास डाटा दे रखा है, तो डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारी पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में हमारा बता रखा है कि जो मेथनॉल प्लस 3/2 ऑफ O2 जब आपका रिएक्शन ली जाती है तो 3/2 ऑफ O2 के मिलाने के बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। इस पूरी रिएक्शन में जो आपका एंथैल्पी होती है, हीट चेंज होती है, हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन या टोटल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, वो आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है जिसकी वैल्यू आपकी होती है -726 किलो जूल पर मोल। इसी के अकॉर्डिंग जब हमारी दूसरी इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास ऐसी ही टोटल 3 इक्वेशनें हैं। दूसरी इक्वेशन में जो हमें डाटा दे रखा है वो डाटा हमारा बताता है कि जब हम क्या करेंगे, आपका पर्टिकुलर कार्बन जो ग्रेफाइट फॉर्म में होता है उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो आपका CO2 बनता है। इस इक्वेशन में जो आपका टोटल एनर्जी ऑफ कंबस्टन है या एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जिसे हम बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। ये आपको दे रखी है कि -393 किलो जूल पर मोल। दो आपकी इक्वेशनें कंप्लीट हो गई जिनमें आपको पर मोल के हिसाब से एनर्जी दे रखी है। और जो आपके पास लास्ट डाटा है वो आपको बता रखा है कि जब आप वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाते हैं, तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आपकी इस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है उसकी वैल्यू -286 किलो जूल पर मोल आपकी दे रखी है। तो हमारे पास टोटल 3 डाटा हैं। इन 3 डाटा के अकॉर्डिंग अब हमने अपनी इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो बेसिकली हम देख लेते हैं जो हमारी पहली इक्वेशन है उसमें हमें मेथनॉल को बर्न करके या ऑक्सीडाइज करके आपका प्रोडक्ट दे रखा है, लेकिन एक्चुअली हमने मेथनॉल का फॉर्मेशन निकालना है। तो एब्सोल्युटली मेथनॉल को आपका प्रोडक्ट में होना चाहिए, न कि रिएक्टेंट में। तो हम पूरी रिएक्शन को फर्स्ट में रिवर्स कर लेते हैं, और जब हम फर्स्ट में से रिवर्स करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट लॉ, लेवाशियर का जो लॉ है थर्मोकेमिस्ट्री का पहला लॉ, लेवाशियर और लॉरेंज का जो आपका रूल आता है उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि जब हम रिएक्शन को उल्टा लिखेंगे, मतलब मैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्टेंट में लिख लूँ और मेथनॉल और ऑक्सीजन को आपका प्रोडक्ट में लिख लूँ, तो जो आपका -726 किलो जूल पर मोल एनर्जी है वो आपकी +726 किलो जूल पर मोल एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स जो आपकी एक्चुअली इक्वेशन है वो आपका -726 से लेकर के +726 में कन्वर्ट हो गया, और ये आपकी फर्स्ट मेन इक्वेशन आ गई है। अब जो हमारे पास एक मेन इक्वेशन आ गई है, मैं सेकेंडली डिसाइड करता हूँ कि जो मेरी बची हुई 3 इक्वेशन हैं जो मुझे पहले ही इक्वेशन में दे रखी हैं, मैं उन्हें सिंबल दे लेता हूँ A, B एंड C। A, B और C 3 इक्वेशन मैंने दे दी हैं। अब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल दोनों की ज़रूरत है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सेकेंड इक्वेशन में है और आपका जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वह थर्ड में है, B और C में। तो मतलब मैं दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में मिल जाएंगे। सिंपल मैथमेटिक्स टर्म में वो मुझे प्रोडक्ट में मिलेंगे, तो मैं उन्हें फर्स्ट इक्वेशन के साथ ऐड करके आपका सिंपली एलिमिनेट कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आपकी मेन इक्वेशन है, जहाँ यहाँ हमारे पास एक जो C इक्वेशन है उसमें एक H2O बन रहा है, इसलिए मैं ट्वाइस ऑफ C ऐड करूँगा B के साथ। और जब मैं ट्वाइस ऑफ C ऐड करूँगा B के साथ तो मेरी जो सेकंड इक्वेशन होगी उसकी सारी वैल्यूज़ को मैं डबल कर दूँगा। जब सारी वैल्यूज़ को डबल करूँगा तो उसकी एंथैल्पी जो -286 किलो जूल पर मोल है वो भी आपकी डबल हो जाएगी। और जब ये आपकी डबल हो जाएगी तो ये आपकी हो जाएगी 572 किलो जूल पर मोल माइनस का। अब जब आपकी पूरी एनर्जी डबल हो चुकी है और आप दोनों इक्वेशनों को जोड़ रहे हैं तो आपका फाइनल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साथ साथ आपकी एनर्जीज़ भी कंबाइन हो जाएंगी, या एंथैल्पीज़ जो दे रखी हैं वो भी कंबाइन हो जाएंगी। अब बेसिकली जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, आपका कार्बन + 2H2 + 2O2 फॉरवर्ड हो जाएगा आपका CO2 + 2H2O। लेकिन जब मैं इनकी एनर्जीज़ फाइनली कंबाइन करूँगा, क्योंकि दोनों सिंबल माइनस के हैं तो ये माइनस साइन में ही रहेंगे, और माइनस सिंबल होने की वजह से जो आपकी फाइनल एनर्जी आएगी वो 965 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, जो दोनों इक्वेशनों को सम करके हमारे पास आई, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ अपनी सेकेंड। फर्स्ट मैंने ऊपर दे दी थी, सेकेंड वैल्यू ये हो गई।
अब मेरे पास दो मेन इक्वेशनें आ गई। अब देखिए दोनों में आपको सिंपल चीज़ें दिखने ही होंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक में रिएक्टेंट में है, एक में प्रोडक्ट में। अगर मैं अब दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी मैं उससे सिंपली मैथमेटिकल रूल से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं बेसिकली सेकेंड और फर्स्ट को ऐड कर दूंगा, और जब मैं सेकेंड और फर्स्ट को आपस में ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा कि CO2 प्लस हाफ O2 के साथ में आपका CH3OH मैथनॉल प्लस 3/2 O2 को ऐड करूँगा तो उसकी एनर्जीज़ भी ऐड होंगी। और सेम टाइम पे मैं आपका C प्लस 2H2 प्लस 2O2 फॉरवर्ड गोज़ टू CO2 प्लस 2H2O प्लस आपका जो आपकी एनर्जी थी -965 किलो जूल पर मोल, इस एनर्जीज़ को मैं कंबाइन कर देता हूँ। दोनों इक्वेशनों को कंबाइन करने के बाद मुझे एक फ़ाइनल इक्वेशन मिलेगी, और वो फाइनल इक्वेशन कैसे होगी कि बेसिकली जब मैं इन दोनों को सम करूँगा तो सम करने के बाद जो मुझे फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा वो आपका क्या क्या मिलेगा, वो बेसिकली CO2 प्लस 2H2O आपका फर्स्ट इक्वेशन से प्लस कार्बन प्लस 2H2 प्लस 2O2 और फॉरवर्ड गोज़ टू आपका CH3OH जो मैथनॉल है प्लस 3/2 O2 प्लस CO2 प्लस H2O। ये आपका बेसिकली एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल जिन्हें हम बोल रहे हैं ये आपके बने हुए मिलेंगे, प्लस जो आपकी जो एनर्जीज़ थी वो दोनों एनर्जीज़ भी आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि आपके अपोजिट साइंस ऑफ एनर्जी हैं। तो अपोजिट साइंस ऑफ एनर्जी की वजह से दोनों को हम कैंसिल आउट कर लेंगे, और जितना भी आपका बचेगा तो आपका क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बड़ी है तो आपका नेगेटिव एंथैल्पी वहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब बेसिकली दोनों साइड देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों साइड हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और सेम टाइम आपका H2O भी दोनों साइड है तो H2O भी आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों इक्वल अमाउंट में थे। लेकिन जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ 2O2 है जबकि यहाँ 3/2 O2 है। जब आप इसे एलिमिनेट करेंगे तो ये कैंसिल तो होंगे लेकिन आपका हाफ O2 किसके साइड रह जाएगा, रिएक्टेंट के साइड। देन C प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 जो आपका यहाँ पे कंडीशन बनेगी, या हाफ O2 की जगह मैं इसे सिंपली O भी लिख सकता हूँ, बट आप बेटर तरीका लिखेंगे कि हाफ O2 यूज़ करें। देन CH3OH आपका मैथनॉल बचेगा और उसके साइड दूसरा कोई एलिमेंट बचने वाला नहीं है, बट जो आपकी एनर्जी बची वो एनर्जी बच जाएगी क्योंकि 726 आपका पॉजिटिव है और 965 आपका नेगेटिव है, तो आपका नेगेटिव 239 किलो जूल पर मोल रह जाएगा। और अगर आप इसे फाइनल इक्वेशन देख रहे होंगे तो इस फाइनल इक्वेशन में एक कॉमन सी चीज़ देखोगे कि इस फाइनल इक्वेशन में प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, आपका अलग अलग दो प्रोडक्ट बन के नहीं आ रहे। क्योंकि दो प्रोडक्ट बन के नहीं आ रहे तो मैं इसे बेसिकली हाईलाइट करके बता सकता हूँ कि आपकी फाइनल इक्वेशन है। और फाइनल इक्वेशन में मतलब कार्बन प्लस H2 और प्लस हाफ O2 जो हमने जोड़ा, तो इसको जोड़ने के पश्चात जो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिला ये आपका बेसिकली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देगा। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, आपकी मैथनॉल की, क्योंकि हमें चाहिए भी तो यही था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देन फाइनली मैं आपका आंसर शॉर्ट आउट कर सकता हूँ, सिंगल लाइन में समराइज़ करके बता सकता हूँ कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका है, मैथनॉल का, CH3OH। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैथनॉल, तो वो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, -239 किलो जूल पर मोल। जो आपका कंडीशन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे कैलकुलेट करके बता दिया और वो आपकी आई -239 किलो जूल पर मोल। तो बेसिकली मेरे ख्याल से आपको ये दोनों लॉज का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अलग अलग मेथड से करें तब भी वो मेथड ही की तरीके से सॉल्व होगा, और किस तरीके से आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री इसमें अप्लाई हो रहे हैं।